नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज से आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जिसका एग्जाम आपका सितंबर में है। उसके पेपर 1 जीके प्लस साइकोलॉजी की क्लासेस टॉपिक वाइज कलाम के टेस्ट चलेंगे। अपने संस्कृत डिपार्टमेंट की भी मैंने क्लासें लगाई थी, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सेम सिलेबस है, तो वो क्लासें भी आप साथ साथ जरूर देखते रहें। अलग से प्लेलिस्ट है और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। और एक तीसरी सीरीज भी लाऊंगा मैं एग्जाम से पहले, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। सारा का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आप देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और संस्कृत डिपार्टमेंट में अपनी 70 वीडियो की सीरीज थी, उसमें से 32 क्वेश्चन डायरेक्ट आए, प्लस 8 कॉमन क्वेश्चंस मिला के 40 प्लस क्वेश्चन आए 100 में से। तो इस बार हम संस्कृत डिपार्टमेंट भी अपने को देखनी है साथ साथ में क्लासें, क्योंकि सेम सिलेबस है। जिसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। और एक सीरीज और कलाम द्वारा स्टार्ट की जाएगी एग्जाम से 2-3 महीने पहले, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, टॉपिक वाइज है। यूएनओ सारे के सारे आपके वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके सब कवर होगा, लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन राजस्थानी भाषा से। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेगी, देखते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कौन से काल को माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है आपका 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक को। अब थोड़ा सा राजस्थानी भाषा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें राजस्थानी भाषा को, स्वतंत्र भाषा। देखो, हर चीज मैं डिटेल से करवाऊंगा। अगर संस्कृत डिपार्टमेंट में आप मेरे से जुड़े हुए थे तो आपको पता भी होगा। तो राजस्थानी भाषा है, ठीक है, राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय जाता है। नाम नोट कर लेना, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। ठीक है, ये अपनी एमसीक्यू सीरीज है, लेकिन हर चीज हम कवर करेंगे इसमें। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन उनको राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करवाने का क्या जाता है? श्रेय जाता है। नाम ध्यान रख लेना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द है, वो भी सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग ये भी किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। एक चीज और ध्यान रखनी, कौन सी बुक में किया? तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था, लिख लेना आप, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो बुक थी, इसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान की भाषा है उसके लिए राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया। और स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक अध्ययन राजस्थानी भाषा का भी किया। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और 1650 से 1850 तक राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हर चीज डिटेल से जानेंगे, ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरफ बोलियां दी हुई है और इस तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले की बात करें, थल्ली जो भाषा है ना, इसको ध्यान रखना, ये घग्गर नदी के दक्षिणी छोर पर बोली जाती है। घग्गर नदी घग्गर नदी के दक्षिणी किनारों पर या दक्षिण दिशा में मान सकते हो। तो घग्गर नदी के दक्षिण में कौन सा भाग आता है ऑप्शन के हिसाब से? तो चूरू का कुछ भाग आता है। ठीक है, चूरू का कुछ भाग आता है, प्लस हनुमानगढ़ का भी कुछ भाग आता है। तो थल्ली भाषा आपकी बोली जाती है चूरू में। कहां बोली जाती है? चूरू में। ध्यान रख लेना। तो थल्ली, चूरू। कलर चेंज करते हैं और बताता हूं मैं। ये भाषा, डाटी भाषा आपकी, ये बोली जाती है बाड़मेर में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डाटी भाषा वो कहां बोली जाती है? तो डाटी भाषा बोली जाती है आपकी बाड़मेर में। फिर आपकी आती है मेवाड़ी, तो ये तो इजी आ गया। मेवाड़ी कहां पर बोली जाती है? उदयपुर में। और बात करें खेराड़ी की, किसकी? खेराड़ी की। तो खेराड़ी आपकी बोली जाती है भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में भी विशेष रूप से देखें तो शाहपुरा में। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना, जो खेराड़ी बोली है ना, ये भले ही भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील में बोली जाती है, लेकिन इसको मारवाड़ी की उपबोली माना जाता है। ध्यान रखना, मारवाड़ी की उपबोली माना जाता है। लेकिन इस पर ध्यान रखना, इस पर आपका
प्रभाव जो है मेवाड़ी का भी है, हाड़ौती का भी है और ढूंढाड़ी का भी है, लेकिन फिर भी इसको क्या मानते हैं, मारवाड़ी की उपबोली माना जाता है। ये चीज नोट कर लेना। तो जैसा कलर है वैसा इसका उत्तर है। देखो थल्ली, चूरू, डाटी जो है आपकी बाड़मेर में, मेवाड़ी उदयपुर में और खेराड़ी आपकी भीलवाड़ा में बोली जाती है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन से देख लो, वैसे मिल गया तो नीचे उत्तर देखने की जरूरत नहीं है अपने को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हर चीज डिटेल से जानते हैं तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है अपन जो क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन डिटेल ज्यादा जानेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो, मैं नोट करवा देता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करें मरु गुजरी भाषा। कौन सी? मरु गुजरी अपभ्रंश, मरु गुजरी अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो मरु गुजरी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वालों के नाम याद रख लेना। एक आपके के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी, ठीक है। इसके अलावा हीरालाल माहेश्वरी, हीरालाल माहेश्वरी। देखो मैं ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद रखने की, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना मोतीलाल, मोतीलाल मेनारिया। कौन? मोतीलाल मेनारिया। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। किससे? मरु गुजरी अपभ्रंश से इन्होंने उत्पत्ति बताई राजस्थानी भाषा का। कैसे याद रखोगे वो भी बता देता हूं। मैं से मरु गुजरी, मैं से मुंशी, मैं से माहेश्वरी और मैं से मोतीलाल। ये आपको ध्यान रखना है कि मरु गुजरी से किस किसने मानी? के.एम. मुंशी, तो मैं यहां पर आ रहा है आपका हीरालाल माहेश्वरी, मैं आ रहा है मोतीलाल मनेरिया, तो मैं आ रहा है। इससे किन मरु गुजरी अपभ्रंश से जो है के.एम. मुंशी, हीरालाल माहेश्वरी और मोतीलाल मनेरिया ने क्या मानी? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी। फिर बात करते हैं नागर अपभ्रंश। जो क्वेश्चन में पूछा कि नागर अपभ्रंश से किसने बताई, तो देखो नागर अपभ्रंश जो है, सही लिख देता हूं, नागर अपभ्रंश। थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट करें क्योंकि टेबलेट में थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने अच्छे व्यू आएंगे उतने अच्छे आपको और जो है अच्छे से जो है मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि जो है व्यू आने से क्या होता है, थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंसान का, ठीक है। अब बात अपन करते हैं कि नागर अपभ्रंश से किसने बताई। तो नागर अपभ्रंश में दो नाम ध्यान रखना है। एक तो वही जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, शॉर्ट में लिख देता हूं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक तो इन्होंने नागर अपभ्रंश से बताई जो ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरे ध्यान रख लेना पुरुषोत्तम मनेरिया, पुरुषोत्तम जो है मेनारिया। यहां पर कैसे याद रखोगे? एक तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तो आपको याद रह जाएगा नागर अपभ्रंश, एक नए से नागर हो गया और नए से हो गया मनेरिया में भी ये ना ध्यान रखना। जो मोतीलाल मनेरिया मैं से मरु जो गुजरी से बताते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मनेरिया किससे बताते हैं? नागर अपभ्रंश से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है एक सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। कौन सा? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन बताता है वो भी बात अपन कर लेते हैं। जो चीजें अच्छी लगी उनको नोट कर लेना और कमेंट में जरूर बताने की क्लास कैसी लगी। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन बताता है उत्पत्ति? तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से जो आपके बताते हैं सबसे पहला सुनीति कुमार चटर्जी। कौन? सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये ध्यान रखना, यहां भी याद रख सकते हो सह से सौराष्ट्री और सह से सुनीति कुमार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। यहां नागर अपभ्रंश से पूछा तो के.एम. मुंशी, तो ये रहा के.एम. मुंशी तो मरु गुजरी है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी तो ये आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से बताते हैं, ये नहीं है। हीरालाल माहेश्वरी तो ये भी आपके मरु गुजरी से बताते हैं, तो ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पुरुषोत्तम मनेरिया, जो आपकी किससे बताते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति? नागर अपभ्रंश से। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कि तोरावाटी, ठीक है, तोरावाटी, काठेड़ी और 84 उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम बात करें काठेड़ी की। कहां बोली जाती है? दक्षिण जयपुर में। कहां पर बोली जाती है? दक्षिण जयपुर में, ठीक है। बात करें 84 की, तो 84 जो बोली है आपकी, ये बोली जाती है शाहपुरा, लेकिन ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा नहीं है, एक शाहपुरा और है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो ये यहां बोली जाती है, ठीक है। तोरावाटी, तोरावाटी जो है कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में, कौन सी नदी? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में बोली जाती है, जो कहां पर है? नीम का थाना सीकर, जो कभी जिला हुआ करता था नीम का थाना, तो ये सीकर में बोली जाती है, ध्यान रखना। या नीम का थाना अलग से भी नाम याद रख सकते हो। तो ये सारी बोलियां किस बोली से संबंधित है? अब तो आपको पता चल गया होगा कि सारी की सारी जयपुर के आसपास बोली जा रही है, तो उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी? ढूंढाड़ी। इसकी एक और मैं बता देता हूं, एक जो बार बार क्वेश्चन आता है, एक है जगरोती भाषा।
जगरोती उपबोली है। कौन सी उपबोली? जगरोती उपबोली। वो भी किसकी है? ढूंढाड़ी की। लेकिन ये बोली कहां जाती है? करौली में। ठीक है, ये यहां पर देखो रो आ रहा है, यहां करौली में भी रो आ रहा है, तो ध्यान रखना करौली में बोली जाती है जगरोती। वो भी किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो ध्यान रखना तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी और जगरोती ये सारी की सारी आपकी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप में कौन सा छंद प्रयुक्त होता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप में कौन सा छंद प्रयुक्त होता है? सोरठा छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद या वर्णिक छंद? तो देखो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप में नोट करने जैसा क्वेश्चन है, सोरठा छंद जो है प्रयुक्त होता है। कौन सा छंद? सोरठा छंद। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सोरठा छंद। मारवाड़ी बोली में साहित्यिक रूप से जो है सोरठा छंद क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कैसे अच्छा है अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि राजस्थानी बोलियों क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित सही युग्म को छांटिए। यहां पर बोलियां दी हुई है और क्षेत्र दी हुई है कि मध्य पूर्वी राजस्थानी हाड़ौती, कितने सही हैं वो बताने। उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके। कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक मिनट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका क्या योगदान है वो बता देता हूं। इनकी पुस्तक के बारे में भी पढ़ चुके अपन। कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक थी। ठीक है, अब बात ये करते हैं, इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में, कितनी बोलियां थी? 20 बोलियां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छी चीज है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा को जो है 5 भागों में, जो 20 बोलियां उनको 5 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से 5 भाग थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो पूर्वी राजस्थानी बोली, ठीक है, सॉरी, एक तो होगी पश्चिमी राजस्थानी, 1 नंबर तो ये है। ठीक है, दूसरी होगी आपकी मध्य पूर्वी, ये वाली, नाम यहीं लिखा देता हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो आपकी होगी उत्तर पूर्वी वाली, ये रही। और चौथी जो आपकी होगी दक्षिण पूर्वी। और 5वीं यहां लिख देता हूं, 5 भागों में बांटा, 4 तो ये दिए हुए हैं। 5वां भाग था दक्षिण राजस्थानी बोली, दक्षिणी राजस्थानी बोली। ये जो है आपके जो है किसने बांटी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बांटी। कितने भागों में? 5 भागों में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना जो मध्य पूर्वी राजस्थानी है उसमें हाड़ौती भाषा आती है। बिल्कुल, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा में हाड़ौती भाषा आती है, बिल्कुल आती है। मध्य पूर्वी मतलब मध्य से शुरू होती है, पूर्व तक चलती है ना, ये जो बूंदी कोटा का क्षेत्र है, तो ये तो सही है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी मतलब अलवर के साइड होगी, उत्तर और पूर्व की दिशा में अलवर भरतपुर वाली, तो यहां निमाड़ी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। निमाड़ी इसलिए नहीं चलती कि जो निमाड़ी भाषा ये आपकी दक्षिण पूर्वी है। कौन सी है? ये आपकी दक्षिण पूर्वी है। निमाड़ी भाषा है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा, तो ये आपकी आती 4थे में। ये मालवी के साथ यहां निमाड़ी आती है आपकी। ठीक है, मेवाती वगैरह है वो आती उत्तर पूर्वी में। कौन सी आती? मेवाती वगैरह। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा क्या है? गलत, पहला सही था। तीसरे की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान वाली बोली बागड़ी। बागड़ी ध्यान रखना जो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ का भाग है वहां बोली जाती है, अरावली के उत्तर में। तो इसको पश्चिमी राजस्थानी बोलियों में जो है किसने रखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने रखा। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, इसमें मालवी और निमाड़ी आती है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा गलत है क्योंकि निमाड़ी आपकी आती है किसमें? दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में, और उत्तर पूर्वी में आती है मेवाती भाषा। तो 3 सही है, ध्यान रखना। कितने सही है? 3। तो केवल जो है 3 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि पूछा था कि कितने युग्म सही है, तो 3 सही है क्योंकि दूसरा गलत है। एक जो है इसी बात पर और बात कर लेते हैं। एक और अंग्रेज था जिसका नाम था टेसीटोरी। क्या नाम था? टेसीटोरी भी कहते हैं, टेसीटोरी भी कहते हैं। इसने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा। राजस्थानी भाषा को इसने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। जैसे उसने 5 में बांटा वैसे इसने 2 में बांटा, जिसमें एक तो था पश्चिमी राजस्थानी बोलियां और दूसरी थी आपकी पूर्वी राजस्थानी बोलियां। इसने एकदम नॉर्मली बांटा इसने। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि मेवाड़ी बोली मेवाड़ के आसपास बोली जाती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहां पर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्यकूट की पहचान कीजिए। सबसे पहला ये चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। बिल्कुल,
जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है राजसमंद, जहां पर मेवाड़ राजवंश का जो है क्या रहा था, शासन रहा था, वहां मेवाड़ी बोली जाती है। बिल्कुल सही है। फिर मोतीलाल मनेरिया ने इसे ढूंढाड़ी की उपबोली माना, ये नोट कर लेना, पहला सही है बिल्कुल, दूसरा गलत है। लेकिन यहां पर मोतीलाल मेनारिया की बात करें तो इन्होंने ढूंढाड़ी का नहीं, मोतीलाल मेनारिया ने जो है मेवाड़ी भाषा है ना, मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना था। इंपोर्टेंट बनता है, मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना था, मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना था। तो ध्यान रखना, मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी भाषा को मारवाड़ी की उपबोली माना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली किसने माना, मोतीलाल मेनारिया ने, ढूंढाड़ी की नहीं माना। और उल्टा भी पूछ सकते हैं कि मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को किस भाषा की उपबोली माना, तो मारवाड़ी, यानी कि मारवाड़ी की ही उपबोली मेवाड़ी है। ये बात किसने कही, ये बात कही मोतीलाल मेनारिया ने। एक बात ध्यान रखना, वापस बता दूं कि संस्कृत डिपार्टमेंट के 70 जो है वीडियो हो चुके हैं अपने अलग से, वो भी साथ में देखने हैं आपको, और ये भी देखने, और एक सीरीज और आएगी वो भी देखनी है। इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसकी अलग बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें केवल एक सत्य है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप और आ चुका है, ऐसा मैं सोचना इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आ चुका है। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय यानी कि हनुमानगढ़ जो शहर है उसके दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिमी ही जो है ना, दक्षिण पश्चिमी दिशा उसमें स्थित है। और एक और ध्यान रखना, ये घग्गर नदी के बाएं तट पर है, घग्गर नदी के बाएं तट पर, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कालीबंगा घग्गर नदी के बाएं तट पर है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम की दिशा, मतलब यहां पर अगर हनुमानगढ़ मुख्यालय है तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो ये इस साइड स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में है, बिल्कुल सही है। और घग्गर नदी के कौन से तट पर है, बाएं तट पर है, ठीक है। फिर कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, कैसे घुमा सकता है, गलत है ये। देखो जो आपकी कालीबंगा है ना, नोट कर सकते हो ये चीज भी, कालीबंगा इसका जो उत्खनन हुआ है 5 स्तर में, कितने स्तर में, 5 स्तर में उत्खनन हुआ है। तो यहां पर अपन ने गलत क्यों किया, ये तो ये बोल रहा है कि कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए, तो अपन ने गलत माना है इसको। क्यों माना है गलत, कि 5 स्तर पर खुदाई जरूर हुई है, इसकी उत्खनन 5 स्तर पर हुआ है, लेकिन इसमें ध्यान रखना जो प्रथम 2 स्तर है, प्रथम 2 स्तर वो प्राक हड़प्पा कालीन है। वो क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन, पाक हड़प्पा कालीन। और जो 3 स्तर बचे हुए हैं, कौन से 3 स्तर, ये आपके हड़प्पा कालीन है। यहां पर 5 को हड़प्पा कालीन बता दिया, इसलिए ये गलत है। छोटी छोटी चीजें आपको लीड दिलाएगी, ध्यान रखना। अब ये बार आपने संस्कृत डिपार्टमेंट का जीके का पेपर देखा, थोड़ा लेवल का आ गया, तो उनसे निपटने का ये चांस है कि आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा। 3 स्तर क्या है, हड़प्पा कालीन, 3 स्तर क्या है इसमें, हड़प्पा कालीन। लेकिन इसने 5 को हड़प्पा कालीन बता दिया, तो अपन क्या करते हैं 5 स्तर में होगी सही कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 5 हड़प्पा कालीन नहीं है, 5 में से 2 प्राक हड़प्पा कालीन और 3 क्या है, हड़प्पा कालीन है। तो ये गलत हो गया, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र के किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेवल बढ़ा दिया गया इसलिए क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जा रहे हैं आपसे। देखो कालीबंगा में 2 प्रकार के जो है आपके क्या हुए थे, 2 प्रकार के जो है नगर मिले थे। एक पश्चिमी टीला मिला था, कौन सा, पश्चिमी टीला, जिसको क्या कहते हैं आप, जो दुर्ग वाला जो क्षेत्र होता है, दुर्ग वाला। और एक जो मिला था आपका पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, जिसको सामान्य बस्ती कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, सामान्य बस्ती लोगों के लिए थी, और ये जो है बड़े जो प्रशासक थे उनके लिए दुर्ग था पश्चिमी टीला। तो यहां बोला है कि कालीबंगा का जो दुर्ग क्षेत्र यानी कि पश्चिमी टीला, ये भी नोट कर लेना, दुर्ग क्षेत्र पश्चिमी टीला और सामान्य बस्ती को पूर्वी टीला कहा जाता था। तो दुर्ग क्षेत्र की किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको कि कालीबंगा के जो है आपके दुर्ग क्षेत्र के जो है जुते हुए खेत किस दिशा में, तो दुर्ग क्षेत्र से ये हैं आपके दक्षिण पूर्वी दिशा में। जैसे ये दक्षिण, ये पूर्वी, तो इस साइड में ये, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक है आपका कब्रिस्तान, कौन सा, कब्रिस्तान भी मिला यहां से। और कब्रिस्तान कौन सी दिशा में मिला है, तो
तो कब्रिस्तान आपका मिला है दक्षिण पश्चिमी दिशा में। कौन सी दिशा में, लिख देता हूं पूरा ही, दक्षिण पश्चिमी दिशा में मिला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जुते हुए खेत मिले हैं दक्षिण पूर्वी दिशा में और कब्रिस्तान जो मिला है वो मिला है आपका दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए ये बताना है। लकड़ी की नाली के अवशेष, बिल्कुल लकड़ी की नालियां आपकी कालीबंगा से मिली है। ऊंट की हड्डियां बिल्कुल कालीबंगा से मिली है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य ये भी आपके कालीबंगा से मिले हैं। पत्थर से निर्मित पुरोहित राजा की मूर्ति नहीं मिली है। ये आपकी हड़प्पा संस्कृति के दूसरे जो है मतलब शहर मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसका जो है कालीबंगा से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, पत्थर से निर्मित पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, ना कि जो कालीबंगा से। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो सही युग्म बताना था तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन से कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ, यह मत किस विद्वान का है। घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन से कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ, यह कथन किस जो है क्या है विद्वान का है। तो ध्यान रखना, जॉर्ज डेल्स का। किसका, जॉर्ज डेल्स का। अब बात करें बिरबल साहनी की, तो बिरबल साहनी ने बताया जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन जो है कारण बताया, किसका बताया, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब बात करें कि सूखे के कारण जो अन्यत्र बस गए थे, इस बात पर जो है गोपीनाथ शर्मा ने बात कही। ठीक है, और किसने कही कि सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए। सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए। ठीक है, तो यहां बोला कि घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन वाला सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज डेल्स ने, ऑप्शन 2 ने। बिरबल साहनी ने क्या दिया, जलवायु परिवर्तन। गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए, और गुरदीप सिंह ने भी जलवायु परिवर्तन बताया। ध्यान रख लेना, गुरदीप सिंह ने भी क्या बताया, जलवायु परिवर्तन। बिरबल जो साहनी है उन्होंने भी क्या बताया, जलवायु परिवर्तन। गोपीनाथ शर्मा ने बताया सूखे के कारण, और जो है आपके जॉर्ज डेल्स ने बताया घग्गर नदी में मार्ग परिवर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किस विद्वान ने बताई। कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने बताई। तो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी के रूप में दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को बताया। किसने बताया, दशरथ शर्मा ने। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताने का श्रेय जाता है दशरथ शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, चूड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र रहा ये। ठीक है, असत्य बताना अपने को ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काली यानी काला और बंग यानी जो है चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। तो चूड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र रहा था, ये बिल्कुल रहा था। ठीक है, फिर बात करें अपन कि जो है मिट्टी से बनी सर्वाधिक मोहरें मिली है यहां से, तो ये भी नोट कर लेना मिली है। आक्रामक मुद्रा में वर्षभ की मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की मरण मूर्तियां प्राप्त मात्रा में मिली है, ये गलत है। और अपने को असत्य बताना था, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रख लेना, एक चीज नोट कर लेना आप। ठीक है, कालीबंगा में से एक भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, यह चीज नोट कर लेना आप, नहीं मिली है। मतलब कालीबंगा से मातृ देवी की एक भी मूर्ति नहीं मिली है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि मातृ देवी की मरण मूर्तियां पर्याप्त मात्रा में मिली है, जबकि रियलिटी क्या है, एक भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान जो है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कालीबंगा जो है उसके जो उत्खनन से संबंधित है। अमलानंद घोष है, बिल्कुल है। बालकृष्ण थापड़, बिक्के थापड़ कहते हैं इनको, बिल्कुल है। ब्रजवासी लाल जो है, बीवी लाल, बिल्कुल है। के.एम. श्रीवास्तव, ये भी है। इनके अलावा भी कुछ नाम है, वो भी आपको याद रखने हैं। एम.डी. खरे, एक नाम ध्यान रखना है, एम.डी. खरे। ठीक है, दूसरा नाम ध्यान रखना, जेपी जोशी। कौन, जेपी
जोशी। तीसरा नाम ध्यान रखना है एसपी जैन। तो ये 7 नाम रट लेना, क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। अमलानंद घोष, बीके थापड़ यानी बालकृष्ण थापड़, बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल, केएम श्रीवास्तव, एमडी खरे, जेपी जोशी और एसपी जैन। ये सातों के सातों आपके कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 सभी के सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, एक मिनट। क्वेश्चन है कि जो आपको सत्य कथन बताना है कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें जो फर्श है यानी आंगन है, नीचे वाले आंगन होते हैं वो है, उन फर्श में अलंकृत ईंटों का यानी कि जो आपके जो है डिजाइन वाली ईंटों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल किया गया है। फिर कालीबंगा में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है और फर्श में जो अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। तो दोनों सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन वापस कालीबंगा से, टॉपिक वाइज है, मैं पहले ही बता चुका कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और वापस वही है सत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले कालीबंगा में पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। तो देखो आपकी बिल्कुल सही है, मैं बता चुका। पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग क्षेत्र कहते हैं, कौन सा क्षेत्र? दुर्ग क्षेत्र। और पूर्वी टीले को क्या कहते हैं? आपका जो है सामान्य बस्ती, सामान्य नगर या सामान्य बस्ती, ये कहते हैं पूर्वी टीला को। ये दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर यानी कि इनके दोनों के अलग अलग प्रकोटा बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? अलग अलग प्रकोटा, बिल्कुल सही बात है। फिर है पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग कहते हैं, यहां से प्राक हड़प्पा कालीन सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल, मैं बता चुका आपको कि 2 स्तर प्राक हड़प्पा कालीन हुए थे, उनमें से एक ये सुरक्षा प्राचीर जो पश्चिमी टीले यानी कि दुर्ग क्षेत्र की है वो प्राक हड़प्पा कालीन है। बिल्कुल सही है। फिर भवन में प्रयुक्त ईंटों का माप दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के माप के अनुरूप था। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। जो भवन के निर्माण में ईंटें प्रयुक्त हुई थी वही दुर्ग के निर्माण में हो रही है, तो ध्यान रखना। फिर सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान के साक्ष्य पूर्वी टीला यानी कि साधारण बस्ती से प्राप्त हुए हैं। तो ये गलत है आपका। क्यों गलत है? जो आपके सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान यानी 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो यज्ञ करने के स्थान होते हैं ना, अग्नि वेदिका कह सकते हो जिसको। तो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है आपकी पश्चिमी टीले से। किससे? पश्चिमी टीले से, जिसको क्या कहते हैं आप? दुर्ग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्ग क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान जिसकी 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है? पश्चिमी टीले से, ना कि पूर्वी टीले से। तो ये गलत हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ऑप्शन आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो ऊपर बात कर चुके, काले रंग की चूड़ियां, तो काली चूड़ियां जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो है किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका संबंधित है किसान आंदोलन से। फिर बिजोलिया में स्थित, ये किसान आंदोलन से, बिजोलिया में स्थित नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार, जो बिजोलिया उसमें स्थिति नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार के द्वारा 1919, और डेट भी याद रख सकते हो आप, अप्रैल महीना याद रख सकते हो, अप्रैल 1919 में घटित बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का सदस्य कौन कौन था? सबसे पहले तो ध्यान रखना है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कौन से आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया से। ठीक है, यहां पर जो इसमें 3 सदस्य थे, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो अध्यक्ष थे, एक थे इसमें अमर सिंह राणावत और एक थे अफजल अली। तो कौन नहीं थे? यहां पर बोला कि कौन सदस्य नहीं थे, तो बिहारी लाल सदस्य नहीं थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य भी थे, अमर सिंह राणावत भी थे, अफजल अली भी थे। एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, वो ये रखनी है कि जो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य थे ना, ये मांडलगढ़ जो आपका ठिकाना था, कौन सा? मांडलगढ़, उसके हाकिम थे। मांडलगढ़ के हाकिम, ये अलग से पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में जो बिंदुलाल भट्टाचार्य थे वो मांडलगढ़ के हाकिम थे। ठीक है, 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत और अफजल अली, बिहारी लाल नहीं थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में उन समाचार पत्रों को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के समाचार छापे। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन के समाचार किस किस समाचार पत्र ने छापे, तो ये भी नोट कर लेना। प्रताप ने छापा, बिल्कुल। मराठा ने, बिल्कुल। भारत मित्र, बिल्कुल। राजस्थान केसरी, बिल्कुल। यानी प्रताप समाचार पत्र, भारत मित्र समाचार पत्र, मराठा समाचार पत्र और राजस्थान केसरी समाचार पत्र, चारों ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसके समाचार छापे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, A, B, C, D। और आज का लास्ट क्वेश्चन भले 20 आए या 25 आए या 15 आए, लेकिन डिटेल से आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लासें भी रेगुलर देखते रहें। और आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों की जांच करने और सहायता के लिए निम्न में से किसे बिजोलिया भेजा। बात हो रही है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों की जांच करने और सहायता करने के लिए किसे बिजोलिया भेजा। तो देखो, महात्मा गांधी जी के जो है एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था महादेव देसाई, और इन्हीं को जो है महात्मा गांधी ने बिजोलिया भेजा था। तो ये अपने जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टॉपिक वाइज चलेंगे, यूएनओ, वर्ल्ड जीके, इंडियन जियोग्राफी, सब कुछ कवर होगा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, सब कुछ कवर होगा। लेकिन थोड़ा सा क्या रखें, सब्र रखें, थावस रखें, थावस का फल मीठा होता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, संस्कृत डिपार्टमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देखते रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।